नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग रवि यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीपीएससी टियर 4 के लिए क्लास 9 की ज्योग्राफी की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। बिहार एससीईआरटी की किताब भारत भूमि एवं लोक से। यह है अध्याय 4 जलवायु। इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक है हमारा जलवायु, सेकेंड टॉपिक है हमारा भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, उन सभी कारकों को यहाँ पर आप देख सकते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा भारतीय मानसून, फोर्थ मानसून का स्वभाव, और पांचवें टॉपिक में हम जानेंगे वर्षा एवं उसके प्रकार। छठा टॉपिक है हमारा लौटते मानसून का मौसम। सातवां टॉपिक है हमारा मानव जीवन पर प्रभाव जलवायु का। जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल अभी नया है, आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा। और इस क्लास का पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहद महत्वपूर्ण पाठ, अध्याय 4 जलवायु। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको यह चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस चैप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे और जो जो बेसिक जानकारी आपको जानने के लिए इम्पोर्टेंट थी, उन सभी को कवर किया गया है इस वीडियो में, आप देख सकते हैं। और सिर्फ आपका काम यही है कि जो जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है वीडियो में, उसे अपनी कॉपी में लिखना और उसे रिविजन करना। फिर इसके बाद आपको यह टॉपिक पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा इसका बेसिक समझ लेते हैं। पिछले 2 अध्यायों में हम लोगों ने हमारे देश की स्थलाकृतियों एवं अफवाह के बारे में पढ़ चुके हैं, और इस अध्याय में हम जानेंगे हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में। तो फर्स्ट हमारा बेसिक है कि इस देश का लगभग आधा भूभाग कर्क रेखा से दक्षिण में है और जो उष्णकटिबंधीय में है, तथा आधा भाग उत्तर में है जो विस्तार की दृष्टि से उपोष्णकटिबंध में है। और उत्तरी सीमा पर महान हिमालय तथा दक्षिणी पूर्वी व दक्षिण पश्चिम सीमाओं पर हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की उपस्थिति ने यहाँ की जलवायु को काफ़ी प्रभावित किया है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, हमारे देश का लगभग आधा भूभाग कर्क रेखा से दक्षिण में है जो उष्णकटिबंध में है, तथा आधा भाग उत्तर में है जो विस्तार की दृष्टि से उपोष्णकटिबंध में है। और यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है, यहाँ पर यह बताया गया है कि जलवायु एवं मौसम में क्या अंतर है। तो याद रखिएगा, जलवायु लगभग अस्थायी होती है पर मौसम सामयिक होता है। दूसरा अंतर है, एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु कहलाता है। अब मौसम के बारे में बताया जा रहा, तो मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। तीसरा अंतर है, मौसम एक दिन में कई बार बदल सकते हैं, किंतु जलवायु सालों साल एक क्षेत्र में एक ही रहती है। अगला अंतर बताया गया है कि मौसम तथा जलवायु के मुख्य तत्व तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण हैं, जो सूर्य तप से प्रभावित होकर बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर जो जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है, तो इसमें यह बताया गया है जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। और यहाँ पर बेसिक बताया गया भारत के बारे में, हमारे देश के बारे में। और यहाँ पर जो जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है बॉक्स में, आप देख सकते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि भारत की जलवायु विविध होती है हर जगह पर। जैसे राजस्थान के बाड़मेर इलाके में जून के किसी दिन का तापमान 48 से 50 सेंटीग्रेड होता है, तो उसी दिन कश्मीर के पहलगांव या गुलमर्ग का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम रहता है। और यहाँ तक कि गुलमर्ग का उत्तर में खिलनमर्ग का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। और असम के बारे में बताया गया है कि जून महीने में ही असम में इतनी वर्षा होती है कि ब्रह्मपुत्र नदी में भयंकर बाढ़ आने लगती है। और भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र में तापमान सम एवं स्थल के मध्य में विषम पाया जाता है। और ये वाला पॉइंट जो हाईलाइट किया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा कि वर्षा की दृष्टि से मानसीन में औसत वार्षिक वर्षा 1180 सेंटीमीटर होती है, जबकि जैसलमेर में 12 सेंटीमीटर से भी अधिक नहीं होती। सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अक्टूबर नवंबर में दक्षिण भारत के पूर्वी भाग में लौटते मानसून से अच्छी वर्षा होती है, जबकि उत्तर भारत में शीतोष्ण चक्रवात से वर्षा होती है। तो इसे एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं।
तो याद रखिएगा अक्टूबर नवंबर में दक्षिण भारत के पूर्वी भाग में लौटते मानसून से अच्छी वर्षा होती है, जबकि उत्तर भारत में शीतोष्ण चक्रवात से वर्षा होती है। और इसे भी याद रखिएगा कि उत्तर भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम में घटती जाती है, जिससे लोगों के भोजन, वस्त्र एवं आवास में भिन्नता पाई जाती है। और यहाँ पर जो जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है ये जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो आप देख सकते हैं अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से निकटता, पवन की दिशा, वन, समुद्रिक जलधारा, वर्षा और पहाड़, पर्वत, मिट्टी। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सूर्य की किरणें निम्न अक्षांशों पर सीधी तथा उच्च अक्षांशों पर तिरछी पड़ती है। यही कारण है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान घटता जाता है। तो याद रखिएगा सूर्य की किरणें निम्न अक्षांशों पर सीधी तथा उच्च अक्षांशों पर तिरछी पड़ती है, जिसके कारण विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान घटता जाता है। जैसे जैसे समुद्र तल से धरातल की ऊंचाई बढ़ती जाती है, वायुमंडल विरल होता जाता है तथा तापमान घटता जाता है, जिसके कारण निम्न अक्षांश में स्थित ऊटी में तापमान काफी कम रहता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तापमान बढ़ने पर वायु दाब घटता है तथा तापमान घटने पर वायु दाब बढ़ता है और पवन उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहने लगती है। अगले पॉइंट में बताया गया है कि समुद्र के नजदीक वाले भूभाग में सम तथा समुद्र से दूर के भूभाग में विषम जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ तक जो जो पॉइंट बताया गया यह हमारा फर्स्ट टॉपिक का था, जो आपको सारा बेसिक से लेकर एडवांस तक बताया गया है। और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कथन के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। सेकेंड टॉपिक है हमारा भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो फर्स्ट कारक है अक्षांश। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर भारत के मध्य से गुजरती है और भारत में कर्क रेखा के उत्तर उपोष्ण तथा दक्षिण उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो इसे याद रखिएगा, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और भारत में कर्क रेखा के उत्तर उपोष्ण तथा दक्षिण उष्ण कटिबंध जलवायु पाई जाती है। सेकेंड है ऊंचाई। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है और भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है और भारत के तटीय तथा मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई 30 से 150 मीटर है। तो इसे एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो ये तो आप जानते ही हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है और भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है और भारत के तटीय तथा मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई 30 से 150 मीटर है, जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्र ठंडा तथा मैदानी या तटीय क्षेत्र अपेक्षाकृत गर्म रहता है और जाड़े में मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाएं हिमालय को पार नहीं कर पाती, जिससे यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा नहीं गिर पाता। थर्ड है वायु दाब एवं पवन। तो याद रखिएगा भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तर गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा पॉइंट है। तो याद रखिएगा कि भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब पेटियों से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर जो जो पॉइंट हाईलाइट किया गया वो आपको बताया जा रहा। तो भारत में कर्क रेखा क्षेत्र में विषुवत रेखा क्षेत्र की ओर उत्तर पूर्वी मानसून पवनें चलती हैं। ये उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब पेटी से उष्ण कटिबंध निम्न दाब अर्थात स्थल से समुद्र की ओर चलते हैं, फलतः इससे वर्षा नहीं होती। तो ये पॉइंट आपको इससे पहले भी बताया गया। अगला पॉइंट है कि गर्मी में दक्षिण गोलार्ध के मकर क्षेत्र रेखा क्षेत्र की हवाएं तेजी से हिंद महासागर को पार कर भारत में पहुंचने लगती है। तो याद रखिएगा गर्मी में दक्षिणी गोलार्ध के मकर रेखा क्षेत्र की हवाएं तेजी से हिंद महासागर को पार कर भारत में पहुंचने लगती है, जिसके कारण विषुवत रेखा को पार करने के बाद फेरल के नियम के अनुसार यह दाहिनी ओर मुड़ जाती है तथा दक्षिण पश्चिम से चलने लगती है। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है और इस हवा से पूरे भारत में वर्षा होती है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो दक्षिण रेखा को पार करने के बाद फेरल के नियम के अनुसार यह दाहिनी ओर मुड़ जाती है तथा दक्षिण पश्चिम से चलने लगती है। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। और याद रखिए कि दक्षिण गोलार्ध के मकर रेखा क्षेत्र की हवाओं के कारण पूरे भारत में व्यापक वर्षा होती है। अगला पॉइंट है हमारा जेठ धाराएं लगभग
27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच वायुमंडल के ऊपरी भाग में चलते हैं। तो याद रखिएगा, जेठ धराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच वायुमंडल के ऊपरी भाग में चलते हैं। इन्हें उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेठ धराएं कहा जाता है। ये सितंबर से मार्च तक हिमालय के दक्षिण छोर पर चला करते हैं तथा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के रूप में आकर कभी कभी वर्षा की झड़ी लगा देते हैं। और यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है, ये पूर्वी जेठ धारा के बारे में बताया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्वी जेठ धारा जो उष्णकटिबंध पूर्वी जेठ धारा कहलाता है, गर्मी में दक्षिण भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास बहती है तथा बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि के तटीय भाग में कभी कभी तूफानी भाग से हवा से साथ वर्षा करती है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो पूर्वी जेठ धारा को उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेठ धारा कहा जाता है, जो गर्मी में दक्षिण भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास बहती है तथा बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि के तटीय भाग में कभी कभी तूफानी हवा के साथ वर्षा करती है। अगला पॉइंट है जल एवं स्थल का वितरण। तो भारत की जलवायु को यहाँ के जल तथा स्थल के वितरण ने भी प्रभावित किया है और समुद्र तटीय क्षेत्र में जाड़ा तथा गर्मी के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता, क्योंकि जल भाग देर से गर्म एवं देर से ठंडा होता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एल नीनो के यहाँ बारे में बताया गया है। तो एल नीनो स्पेन शब्द है जिसका अर्थ शिशु होता है। तो यहाँ पर जो जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है इंपॉर्टेंट, वो आपको बताया जा रहा। तो याद रखिएगा, एल नीनो एक गर्म जलधारा है जो दक्षिण अमेरिका के पेरू एवं इक्वेडोर देशों के प्रशांत तटीय भाग में 3 से 7 वर्ष के अंतराल पर उत्पन्न होती है। और इस गर्म जलधारा के कारण जल का तापमान अचानक 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। और जब यह धारा पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्र में पहुंचती है तो वहां निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो एल नीनो एक गर्म जलधारा है जो दक्षिण अमेरिका के पेरू एवं इक्वाडोर देशों के प्रशांत तटीय भाग में 3 से 7 वर्ष के अंतराल पर उत्पन्न होती है। और इस गर्म जलधारा के कारण जल का तापमान अचानक 5 डिग्री सेल्सियस से 10 सेल्सियस तक बढ़ जाता है। और जब यह धारा पूर्वी द्वीप समूह में क्षेत्र में पहुंचती है तो वहां निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून पवन का कुछ अंश निम्न दाब की ओर आकर्षित हो जाता है। और 1887 का सूखा एल नीनो के कारण ही पड़ा था, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का कहना है। और एल नीनो के अध्ययन से मानसून का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। अगला पॉइंट है हमारा ला नीना के बारे में बताया गया है। तो ला नीना भी एक ठंडी जलधारा है जो पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्र में पहुंचकर वायु दाब को बढ़ा देती है और इस उच्च वायु दाब से चारों ओर आर्द्र हवाएं चलती हैं। अगला टॉपिक है हमारा भारतीय मानसून। तो ध्यान से सुनिएगा, मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। और भारत में इन हवाओं की दिशा 6 माह दक्षिण पश्चिम और 6 माह उत्तर पूर्व रहती है और इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून तथा उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि भारत में इन हवाओं की दिशा 6 माह दक्षिण पश्चिम और 6 माह उत्तर पूर्व रहती है। इन्हीं क्रमशः दक्षिण पश्चिम मानसून तथा उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है। और यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है यह दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में बताया जा रहा, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। तो दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है और शीघ्र ही 13 से 15 जून तक मुंबई एवं कलकत्ता होते हुए मध्य जुलाई तक संपूर्ण भारत पर जाता है। और पश्चिमी ढाल तथा हिमालय के दक्षिणी ढाल पर भारी वर्षा का कारण यही है। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है, ध्यान से सुनिएगा कि पश्चिमी ढाल तथा हिमालय के दक्षिणी ढाल पर भारी वर्षा का क्या कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिमी ढाल तथा हिमालय के दक्षिणी ढाल पर भारी वर्षा का कारण है। अगला पॉइंट है हमारा कि नवंबर दिसंबर में सूर्य मकर रेखा क्षेत्र पर लंबवत चमकने लगता है, जिसके कारण वहां निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इसी समय अपने देश में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, जिसे उच्च दाब क्षेत्र बनने लगता है। तो ये वाला पॉइंट सिर्फ बेसिक जानकारी के लिए बताया गया। अब हम लोग जानेंगे उत्तर पूर्वी मानसून का काल।
तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जिन क्षेत्रों को खाली करता है वहाँ उत्तर पूर्वी मानसून अपने प्रभाव में ले लेती है। और उत्तर पूर्वी मानसून का काल इस प्रकार से मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक प्रभावित रहता है। तो याद रखिएगा कि उत्तर पूर्वी मानसून का काल मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक रहता है। अगला टॉपिक है हमारा मानसून का स्वभाव। तो पहला है दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा मौसमी है जो जून से सितंबर तक होती है। तो याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा मौसमी होती है जो जून से सितंबर तक होती है। आप चित्र में देख सकते हैं, चित्र 4.1 में मानसून का आगमन। तो चित्र 4.1 मानसून का आगमन की संभावित तिथि को दर्शा रहा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं किस जगह पर कौन सा तिथि को दर्शाया गया है। पटना 10 जून, और चित्र 4.2 में पीछे हटते मानसून की औसत तिथि को दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हैं दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि समुद्र से दूरी बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घटती है। कोलकाता में 162.5 सेंटीमीटर और पटना में 135 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 100 सेंटीमीटर तथा दिल्ली में केवल 67 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है समुद्र से दूरी बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घटती है, तो उसी हिसाब से बताया गया कोलकाता, पटना, इलाहाबाद, दिल्ली। अगले पॉइंट में बताया गया है कि मानसूनी वर्षा का भारत में वितरण भी असामान्य है जो औसत 12 सेंटीमीटर से 1180 सेंटीमीटर के बीच पाया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा वर्षा एवं उसके प्रकार। तो भारत में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन 2 वर्षा होती है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रीष्मकालीन वर्षा को जानेंगे। तो भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून हवा से होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखिएगा कि भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून हवा से होती है। और दूसरा पॉइंट बताया गया है कि दक्षिण भारत त्रिभुजाकार होने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून हवा 2 शाखाओं में बंटकर आगे बढ़ती है। पहला शाखा है अरब सागर की शाखा, जिससे भारत के पश्चिम तटीय भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वत की पश्चिमी ढाल पर भारी वर्षा होती है। और दूसरी शाखा है बंगाल की खाड़ी शाखा, और इस शाखा से अंडमान निकोबार द्वीप पर भारी वर्षा होती है। और पूरब से पश्चिम वर्षा की मात्रा कम होती जाती है और पूर्वोत्तर भारत में 250 सेंटीमीटर से अधिक, और राजस्थान के पश्चिम भाग में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं जैसे जैसे पॉइंट हाईलाइट किया गया है। तो अभी हम लोग वर्षा एवं उसके प्रकार को जान रहे हैं। तो भारत में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन 2 वर्षा होती है। तो पहला है ग्रीष्मकालीन वर्षा। तो इसमें जो जो हाईलाइट किया गया वो आपको बताया जा रहा है। तो भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून हवा से होती है, और दक्षिण भारत त्रिभुजाकार होने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून हवा 2 शाखाओं में बंटकर आगे बढ़ती है। एक शाखा अरब सागर की शाखा है, जिससे भारत के पश्चिमी तटीय भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम ढाल पर भारी वर्षा होती है। और दूसरी शाखा है बंगाल की खाड़ी शाखा। इस शाखा से अंडमान निकोबार द्वीपों में भारी वर्षा होती है। अगले पॉइंट में बताया गया है कि पूरब से पश्चिम वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, जिसके फलस्वरूप पूर्वांचल भारत में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और वहीं राजस्थान के पश्चिमी भाग में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। सेकेंड है शीतकालीन वर्षा। तो यहाँ पर जो जो हाईलाइट किया गया वो आपको बताया जा रहा है। तो भारत में शीतकालीन वर्षा के सीमित क्षेत्र हैं। लौटते मानसून तथा उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत के पूर्वी तटीय भाग तमिलनाडु तथा केरल में वर्षा होती है, और स्थल से चलने वाली यह हवा जब बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती है तो नमी धारण कर लेती है, जिससे यह वर्षा होती है। और दक्षिण पश्चिम से चलने वाली यह हवा भारत में प्रवेश कर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में वर्षा करती है, और यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, और वर्षा पश्चिम से पूरब की ओर घटती जाती है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं।
तो पहला पॉइंट बताया गया है कि भारत में शीतकालीन वर्षा के सीमित क्षेत्र हैं। लौटती मानसून तथा उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत के पूर्वी तटीय भाग, तमिलनाडु तथा केरल में वर्षा होती है और स्थल से चलने वाली यह हवा जब बंगाल की खाड़ी से गुजरती है तो नमी धारण कर लेती है, जिससे यहाँ वर्षा होती है। और दक्षिण पश्चिम से चलने वाली यह हवा भारत में प्रवेश कर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में वर्षा करती है। यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है और वर्षा पश्चिम से पूरब की ओर घटती जाती है। अगले पॉइंट में बताया गया है कि ग्रीष्मकालीन वर्षा जहां खरीफ फसलों को लाभ पहुंचाती है, वहीं शीतकालीन वर्षा रबी फसलों के लिए उपयोगी है। अगला पॉइंट है हमारा ऋतुएं। तो जैसे कि यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि भारत देश में कुल 6 ऋतुएं पाई जाती है जो अन्य किसी देश में दुर्लभ हैं। ये ऋतुएं हैं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एवं शिशिर। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से तथा मौसम विभाग के अनुसार भारत में मुख्यतः 4 ऋतुएं होती हैं। आप देख सकते हैं 4 ऋतुओं को। तो फर्स्ट है हमारा शीत ऋतु, मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, मध्य मार्च से मध्य जून तक। तीसरा है वर्षा ऋतु, मध्य जून से मध्य सितंबर तक। और फोर्थ है हमारा लौटती मानसून ऋतु, मध्य सितंबर से मध्य नवंबर तक। तो सबसे पहले शीत ऋतु के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शीत ऋतु में सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होता है, अतः उत्तरी गोलार्ध ठंडा रहता है और सबसे अधिक ठंडक उत्तर पश्चिम भाग में रहती है, अतः वहाँ एक उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है और इस समय हवाएं स्थल से समुद्र की ओर बहती है जो शुष्क होती है तथा वर्षा नहीं होती। आप चित्र 4.3 में देख सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जनवरी महीने के दौरान मौसम की स्थिति। यहाँ पे मौसम की स्थिति को दर्शाया गया है चित्र में। और इस चित्र में दर्शाया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जून महीने के दौरान मौसम की स्थिति। तो आप देख सकते हैं धरातलीय पवनें, उपध्रुवीय पूर्वी जेट स्ट्रीम और उपध्रुवीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम। तो आप एरो के मार्क से पहचान सकते हैं कि कहाँ धरातलीय पवनें हैं। और इस पॉइंट को याद रखिएगा कि शीत ऋतु में भारत के 2 क्षेत्रों में वर्षा होती है, एक उत्तरी पश्चिमी भाग तथा दूसरा दक्षिणी पूर्वी तटीय भाग में। तो ये पॉइंट काफ़ी अच्छा है, तो इसे याद कर लीजिएगा कि शीत ऋतु में भारत के 2 क्षेत्रों में वर्षा होती है, एक उत्तरी पश्चिमी भाग तथा दूसरा दक्षिणी पूर्वी तटीय भाग में। और उत्तर पश्चिम भारत में चक्रवाती वर्षा होती है जो दिसंबर से मार्च तक पूर्वी मध्य भूसागर से इराक, ईरान तथा पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचती है और यह वर्षा मात्र 3 से 6 सेंटीमीटर की होती है, पर यह वर्षा रबी फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। अगला पॉइंट में बताया गया है जनवरी फरवरी में उत्तरी पूर्वी शुष्क हवाएं बंगाल की खाड़ी से गुजरती हैं और जल वाष्प ग्रहण कर भारत के दक्षिण पूर्व भाग में वर्षा करती है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो शीत ऋतु के बारे में जान रहे थे हम लोग। तो शीत ऋतु में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, अतः उत्तरी गोलार्ध ठंडा रहता है और सबसे अधिक ठंडक उत्तर पश्चिमी भाग में रहती है और यहाँ एक उच्च वायुदाब क्षेत्र बनता है और इस समय हवाएं स्थल से समुद्र की ओर बहती है जो शुष्क होती है और वर्षा नहीं करती। और इसे भी याद रखिएगा कि जनवरी फरवरी में उत्तरी पूर्वी शुष्क हवाएं बंगाल की खाड़ी से गुजरती हुई जल वाष्प ग्रहण कर भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा करती है और इस वर्षा से वहां जाड़े में चावल की कृषि होती है। अगला है ग्रीष्म ऋतु। तो इसमें से जो पॉइंट हाईलाइट किया गया वो आपको बताया जा रहा। तो उत्तर भारत दक्षिण भारत की अपेक्षा जाड़े में ज़्यादा ठंडा तथा गर्मी में ज़्यादा गर्म रहता है। तिरुवनंतपुरम का वार्षिक तापांतर केवल 2.8 डिग्री सेल्सियस है, जबकि दक्षिण का तापांतरण दिल्ली का तापांतरण 30 डिग्री से हो जाता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत के दक्षिण पश्चिम तटीय भाग में हवा अरब सागर की ओर से आती है जिससे वर्षा होती है, किंतु देश के अन्य भागों का मौसम वार्षिक होता है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत दक्षिण भारत की अपेक्षा जाड़े में ज़्यादा ठंडा तथा गर्मी में ज़्यादा गर्म रहता है, जहां तिरुवनंतपुरम का वार्षिक तापांतरण केवल 2.8 डिग्री सेल्सियस है, जबकि दिल्ली का तापांतरण 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अगले पॉइंट में बताया गया कि भारत के दक्षिण पश्चिम तटीय भाग में हवा अरब सागर की ओर से आती है
जिससे वर्षा होती है, किंतु देश के अन्य भागों का मौसम शुष्क रहता है और इस समय उत्तर भारत में चलने वाली पछुआ हवा अत्यंत गर्म एवं शुष्क होती है, जिसे लू कहते हैं। और इस समय बिहार तथा पश्चिम बंगाल के आसपास धूल भरी आंधी चलती है। अगला हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पश्चिम बंगाल में इसे नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी कहा जाता है। तो ये वाला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगले पॉइंट में बताया गया कि इस वर्षा से असम के चाय की फसल को काफ़ी लाभ मिलता है, इससे आम की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। और इस आंधियों को कर्नाटक में आम की बौछार भी कहा जाता है। तो इसमें ये वाला पॉइंट और यहाँ पर ये वाला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न बनते हैं, तो इसे याद कर लीजिएगा। पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। अगला पॉइंट है वर्षा ऋतु। तो इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल रहा वो आपको बताया जा रहा। तो जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पूरे भारत में व्याप्त होकर जगह जगह मूसलाधार वर्षा शुरू कर देती है और दक्षिणी पूर्वी सनमार्गी पवन मध्य रेखा को पार कर फेरल के नियम के अनुसार अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाता है तथा दक्षिण पश्चिम मानसून बनकर 1 जून तक अब केरल तट पर पहुंचकर वर्षा शुरू कर देती है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। वर्षा ऋतु जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पूरे भारत में व्याप्त होकर जगह जगह मूसलाधार वर्षा शुरू कर देती है और दक्षिण पूर्वी सनमार्गी पवन भूमध्य रेखा को पार कर फेरल के नियम के अनुसार अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाता है तथा दक्षिण पश्चिम मानसून बनकर 1 जून तक केवल केरल तट पर पहुंचकर वर्षा शुरू कर देती है। अगला पॉइंट है हमारा कि मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के त्रिभुजाकार होने के कारण 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। पहला अरब सागर शाखा तथा दूसरा बंगाल की खाड़ी शाखा, और उत्तर भारत की वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है। तो याद रखिएगा कि उत्तर भारत की वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है और दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर शाखा से होती है। और वर्षा की मात्रा एवं वितरण वहाँ की स्थलाकृति एवं ऊंचावच से प्रभावित होती है और अरब सागर शाखा पश्चिम घाट की ढाल के सहारे ऊपर उठकर पश्चिम भाग में भारी वर्षा करती है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बंगाल की खाड़ी शाखा का मानसून उत्तर की ओर बढ़ते हुए असम मेघालय में पहुंचकर पूर्वांचल तथा गारो खासी व जयंतिया पहाड़ से टकराकर मेघालय तथा असम की घाटी में भारी वर्षा करती है। अगला पॉइंट है हमारा कि सबसे ज़्यादा वर्षा असम तथा मेघालय की पहाड़ियों में होता है, जहां चेरापूंजी तथा मानसीनराम है, जहां जून से सितंबर तक 823 सेंटीमीटर तथा वार्षिक वर्षा 1187 सेंटीमीटर होती है। ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिए कि भारत में अधिकतर वर्षा 85% दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगला टॉपिक है हमारा लौटते मानसून का मौसम। तो इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया गया है, बेसिक या इम्पोर्टेंट, उसे आपको अब बताया जा रहा। तो सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने से उत्तर पश्चिमी भाग पर निम्न दाब समाप्त होकर दक्षिण में खिसक जाता है। तो याद रखिएगा कि सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने से उत्तर पश्चिमी भाग निम्न दाब समाप्त होकर दक्षिण में खिसक जाता है और अक्टूबर में यह बंगाल की खाड़ी के उत्तर में स्थित हो जाता है। नवंबर में यह कर्नाटक एवं तमिलनाडु तक ही बढ़ पाता है तथा नवंबर के मध्य तक मानसून पूरे भारत में लौट जाता है। तो इसे ही मानसून का लौटना कहा जाता है और इस समय प्रायद्वीपीय के पूर्वी तट पर उत्तरी पूर्वी मानसून से अच्छी वर्षा होती है। अगला पॉइंट है हमारा मानव जीवन पर प्रभाव, और इस टॉपिक से जो जो हाईलाइट पॉइंट बताया जा रहा है वो सिर्फ बेसिक जानकारी के लिए बताया जा रहा। तो मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता नाना प्रकार की फसलों को उगाने में सहायता करती है और मानसून से होने वाली वर्षा की तेज धारा से मृदा अपरदन की समस्या को उत्पन्न करता है और पर्वतीय क्षेत्र अधिक वर्षा के भूस्खलन से प्रभावित रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय मानसून जलवायु एक और वरदान है तो दूसरी ओर अभिशाप भी है। तो इसी पॉइंट के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है और जो जो हाईलाइट किया गया था वो आपको बता दिया गया। अगर आप चाहें तो आप इसे टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, आप इसे पढ़ भी सकते हैं पीडीएफ को। अब चलते हैं, कुछ प्रश्न है उसे भी कर लेते हैं और अभ्यास में जो जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए रहते हैं उसे कर लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इससे भी 1-2 प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है?
तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको डायरेक्ट आंसर बताया जा रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा ख हो जाएगा इसका आंसर, उत्तर पूर्वी मानसून। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। तो गलत जानने से पहले सबसे पहले जो सही है उसे जान लेते हैं कि दक्षिण भारत के संदर्भ में कथन ख सही है, वार्षिक तापांतर कम होता है, और दूसरा है तापांतर वर्ष भर अधिक रहता है, और घ है कि विषम जलवायु पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा गलत है, क दैनिक तापांतर कम होता है। तो इसका सही हो जाएगा ये कि दक्षिण भारत में दैनिक तापांतर अधिक होता है। तो इसका गलत है क दैनिक तापांतर कम होता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा घ उत्तरी पश्चिमी भारत से मानसून लौटने लगता है। तो याद रखिएगा कि जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो इसका प्रभाव यह होता है कि उत्तरी पश्चिमी भारत से मानसून लौटने लगता है। तो आंसर हो जाएगा घ। अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग मानसीनराम। पांचवा हमारा क्वेश्चन है कि मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं। तो ये सब आपको बताया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ग काल वैसाखी। तो याद रखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को काल वैसाखी कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख 1 जून से। ये सब आपको बताया गया है पॉइंट वाइज। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग खिलनमर्ग। आठवां क्वेश्चन है हमारा उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। तो याद रखिएगा उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। नौवां क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु का कौन स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख। तो याद रखिएगा ग्रीष्म ऋतु का फूलों वाली बौछार स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख फूलों वाली बौछार। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारे यह चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।